हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे समास। जैसे कि हम पिछले वीडियो में संधि कंप्लीट कर दिए थे। तो देखिए, संधि का संधि की परिभाषा होती है कि दो वर्णों के मेल से संधि बनता है। ठीक है, तो दो वर्ण आपको पता है, वर्ग अलग था, वर्ण अलग था। ठीक है, चलिए, ये समास क्या होता है? दो पदों के मेल से समास का निर्माण होता है। क्या होता है? देखिए, मैं लिख रही हूँ, दो पदों के मेल से, पदों के मेल से समास बनता है, समास बनता है। तो दो पद होगा, जैसे कि इसकी परिभाषा में ही लिखा है कि दो पदों के, तो एक तो होगा प्रथम पद, एक क्या होगा हमारा, सॉरी, एक होगा हमारा प्रथम पद, प्रथम पद, और दूसरा होगा द्वितीय पद, द्वितीय पद। और ये दोनों जब मिलेगा तो एक समासिक शब्द बनेगा। ठीक है, प्रथम पद को हम और क्या कहते हैं? प्रथम पद को हम पूर्व पद भी कहते हैं। कहीं कहीं अगर पूर्व पद पूछ दिया तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रथम पद को हम पूर्व पद और द्वितीय पद को उत्तर पद भी कहते हैं। उत्तर मतलब बाद में, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। ठीक है, ये तो हमारा हो गया परिभाषा, और ये थोड़ा सा कि दो पद में क्या क्या बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो ऐसे समास के प्रकार तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं एक आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। इससे आप लोग भूलेंगे नहीं कि समास के प्रकार कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा ट्रिक है द्वंद, दि, अ, ब, त, क। क्या है? द्वंद्वी अब तक। हमारा ट्रिक क्या है? एक बार इसको बोलिए फिर से, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक दो चार बार बोलेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब द्वंद्व से क्या हो गया? द्वंद्व से द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और दि से द्विगु समास, अ से अव्ययी भाव समास, अव्ययी इतना लिख दे रहे हैं, ब से बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, और क से कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो अब कितने प्रकार के होते हैं चलिए देखते हैं। ये हो गया द्वंद्व एक, द्विगु दो, अव्यय तीन, बहुब्रीहि चार, तत्पुरुष पांच, और कर्मधारय छह। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि समास कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग बता देंगे ना कि 6 प्रकार का। और कौन कौन सा होता है तो एक बार दिमाग में कर लीजिएगा। द्वंद्वी अब तक, द्वंद्व, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, और कर्मधारय समास। अब इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा हमारा फार्मूला। इसको फार्मूला को हम लोग ब्रैकेट में बंद करते हैं और एक एक समास के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जिस सीरीज में हम लोग लिखे हैं, याद किए हैं, उसी सीरियल में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या हो गया? द्वंद्व समास। ये एकदम ही आसान है, आप इसको बस ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि नोट डाउन करने की जरूरत पड़े तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो ये द्वंद्व समास होता है ना, इसकी पहचान क्या होती है? बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह आपको पता है, ये जो माइनस होते हैं ना, इस टाइप का योजक चिन्ह होता है। जैसे माता पिता, माता पिता आप कहीं लिखा हुआ देखें? ऐसे लिखा जाता है माता पिता। तो ये जो लगा है ना, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, और यही हमारा द्वंद्व समास है। योजक चिन्ह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे माता और पिता। योजक का मतलब और होता है, कहीं 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 एवं होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग, तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। मतलब जैसे ये माता पिता है, तो एक माता के बिना जो अगर लिखा जाए, अगर पिता नहीं लिखा जाए तो अधूरा होगा ना। तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसमें
दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, चलिए, और इसका विग्रह करने पर, ये तो हो गया हमारा समास, समासिक पद हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसका विग्रह किया जाए, इसको अलग अलग किया जाए, तो इसमें और, अथवा, या, एवं का सब, इस टाइप का शब्द हम लोग को मिलता है। जैसे देखिए, माता पिता में माता और पिता, दिन रात में दिन एवं रात, चाहे दिन और रात, ऐसे होता है ना। तो इसमें क्या क्या जो छिपा रहता है, और इसका विग्रह करने पर, इसका विग्रह करने पर क्या क्या आता है, और आता है, एवं आता है, या आता है, अथवा आता है, अथवा आता है। इसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, जैसे उदाहरण से और भी क्लियर हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको बताई, दिन और रात, दिन रात, माता और पिता, माता पिता, दिन रात। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिन और रात। ठीक है, दूसरा देखिए, माता पिता, तो क्या होगा, माता और पिता। तो इसको पहचानने का बस यही है कि बीच में अगर योजक चिन्ह लगा हो तो आप पहचान जाइएगा कि ये द्वंद्व समास है। क्लियर हो गया ना द्वंद्व समास। अब दूसरा क्या था, द्वंद्वी, मतलब द्विगु समास। द्विगु समास में देखते हैं हम, द्विगु समास। द्विगु समास में ये होता है कि प्रथम पद संख्यावाची होता है। क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। या अगर मैं पूर्व पद लिखूं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें जो पद पूर्व पद होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। ये तो सबसे आसान है ना, क्योंकि जहां हम लोग संख्यावाची देखेंगे वहां पे लगा देंगे, होता है। और इसमें समूह अथवा समाहार का ज्ञान होता है, समूह का ज्ञान होता है, समूह अथवा समाहार का ज्ञान होता है, समाहार का ज्ञान होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे त्रिदेव, जैसे त्रिदेव, इसमें मैंने क्या बोला कि ये जो पूर्व पद है वो संख्यावाची है। जो त्रि मतलब तीन और देव मतलब देव, तो इसमें क्या हुआ, पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे देखिए, त्रिफला, तीन फला, पहला पद है ना संख्यावाची, नवग्रह। और ये समूह है, त्रिदेव मतलब तीन देव का समूह, नौ ग्रहों का समूह। समझ में आ रहा है ना, सप्तऋषि, सप्त ऋषि। ठीक है, सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह इत्यादि। ठीक है, तो ऐसे जो भी आए तो आप समझ जाइएगा, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो वो क्या होगा, हमारा द्विगु समास होगा। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। द्वंद्वी, अब हम लोग क्या पढ़े थे, तीसरा द्वंद्वी अ से अव्ययी भाव समास। चलिए तो अव्ययी भाव देखते हैं। तीसरा हम लोग का क्या था, अब व्ययी भाव समास। भाव समास ये और भी आसान है,
बस आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए, एक बार सुन लीजिए, फिर एक बार सुन के नोट डाउन करिएगा, तो एकदम फिर दोबारा ये वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही आए परीक्षा में कि ये कौन सा समास है और इसका समास विग्रह क्या होगा, तो आप तुरंत ही कर लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या। अव्यय, इसमें क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय में अव्यय, सोचिए कितना आसान है, अव्यय होता है। जैसे जैसे एक उदाहरण इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। जैसे हो जाएगा प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये तो हमारा समासिक पद हो गया। और इसका जब हम अव्यय, इसमें क्या हो गया, हम क्या बोले कि प्रथम पद अव्यय होता है, तो इसमें प्रति जो है ये हो गया हमारा अव्यय प्लस दिन, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब रोज रोज, प्रतिदिन मतलब डेली, दिन दिन, ठीक है। तो इसमें प्रति जो अव्यय है ना, ये प्रति से बहुत सारा और भी शब्द बन सकता है, प्रतिहार, प्रत्युपकार, ये अव्यय है। एक जैसे उपसर्ग हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें मैक्सिमम आप देखिएगा उपसर्ग का ही प्रयोग होगा। जैसे प्रति उपसर्ग, यथा उपसर्ग है, जैसे देखिए यथा, अब ये एक यथा से हम लोग बहुत सारा शब्द बना सकते हैं, यथा से। तो यथा से हम क्या क्या बना सकते हैं, यथाशक्ति, यथाशक्ति, मतलब इसका हो जाएगा यथा प्लस शक्ति, इसका अर्थ क्या होगा, शक्ति के अनुसार है ना। अब उपसर्ग आ भी होता है, तो आमरण मतलब मरण तक, आ प्लस मरण। अनुरूप, अनु हमारा उपसर्ग हो गया, अनु को लगा के हम लोग बहुत सारा शब्द बना सकते हैं, अनुरूप, ठीक है। और यथा, जैसे हम लोग यथाशक्ति बनाते हैं, यथा कर्म मतलब कर्म के अनुसार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास, जिसमें क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब आप ये समझ सकते हैं कि प्रथम पद ज्यादा इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ होता है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। द्वंद में क्या होगा, योजक चिन्ह लगा होगा, जैसे रात दिन, माता पिता, छोटा बड़ा, ये क्या हो जाएगा हमारा द्वंद समास। द्विगु मतलब प्रथम पद संख्यावाची होगा, तो जहां हमको संख्या दिखा वहां पे संख्या का ट्रिक मार देना है, ये द्विगु समास हो गया। तीन तो क्लियर हो गया होगा आपके सामने, एक बार फिर से देख लीजिए। समास क्या होता है, दो पदों के मेल को, आप देखिए अगर आए आपके प्रश्न में कि समास किसे कहते हैं, तो आपको क्या दिया होगा, दो वर्णों का मेल भी दिया होगा, दो पदों का भी मेल दिया होगा, दो वाक्य का मेल होगा, जो भी कुछ होगा। तो आपको ध्यान देना है कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में क्या होता है, दो पदों का मेल होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, हमारा ट्रिक देखिए आप, द्वंद, द्वंद्वी पढ़ लिए थे, द्विगु, द्विगु पढ़ लिए थे, अव्ययी भाव। अब पढ़ेंगे हम बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, ये इसका नाम लेने से ही समझ में आ रहा है। चलिए अब हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि कहने से ही आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुब्रीहि मतलब सर्वे सर्वा, ऐसे लग रहा है ना, अरे आप तो बहुब्रीहि हैं, मतलब आप ही हैं जो है वो। तो हम लोग सर्वे सर्वा किसको बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें ज्यादा क्या होगा, भगवान से ही रिलेटेड आएगा। इसमें इसमें न प्रथम पद प्रधान होगा, न द्वितीय पद प्रधान होगा, मतलब न पूर्व पद प्रधान होगा, न ही उत्तर पद प्रधान होगा। इसमें यह किसी तीसरे के ओर इशारा करता है, बहुब्रीहि समास। चलिए तो देखते हैं इसका परिभाषा क्या है और उदाहरण देखते हैं। देखिए इसमें न पूर्व पद ही प्रधान
होता है, इसमें न पूर्व पद ही प्रधान होता है और न उत्तर पद ही, उत्तर पद ही। ठीक है, चलिए इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसका उदाहरण हम देखते हैं। इसमें देखिए दशानन, आप ये देखिए जो 10 आनन है ना, 10 देख के आप इसको द्विगु मत मार दीजिएगा। दशानन ये किसके तरफ इंडिकेट कर रहा है? एक ही दशानंद है ना, कौन है दशानन? किसको कहते हैं? रावण को। ये नहीं कि आपने देख लिया कि अरे 10 प्रथम पद संख्यावाची है, चलो यहाँ पे द्विगु ट्रिक मारते हैं। ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, 1 नंबर कट जाएगा आपका। दशानन मतलब 10 है आनन जिसके, 10 सिर किसके था? रावण का। तो ये दशानन किसके लिए प्रयोग होता है? रावण के लिए। और तो किसी के लिए दशानन प्रयोग नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुब्रीहि हो गया। जैसे देखिए गजानन, गजानन, अब किसको गजानन कहते हैं? किसको कहते हैं? गज मतलब हाथी हो गया, आनन मतलब सर हो गया। तो हाथी सर, ये तीनों से हट के ये किसी तीसरे तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब गणपति महाराज। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किस, चलिए ये देखिए, अब त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसके पास है? एक ही लोग के पास है, तो भोले बाबा के पास। ठीक है, तो ये भोले बाबा को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें नहीं प्रथम पद प्रधान होता है, नहीं उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। और ये उसका सीधा विपरीत है। ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ किसका कंठ नीला है? हम लोग का तो नहीं है और किसी का तो नहीं है, सिर्फ भोले बाबा का है ना, शंकर जी का। तो नीलकंठ किसके लिए हो जाएगा? यहां भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, नीलकंठ। चक्रपाणी, चक्र कौन हाथ में लिए रहता है? विष्णु भगवान। देखिए चक्रपाणी, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? विष्णु भगवान को। चक्रपाणी कहते हुए हमारे दिमाग में क्या एक तस्वीर उभरता है? जो चक्र को लिए हुए हैं, कौन है? विष्णु भगवान है। तो ये हुआ हमारा बहुब्रीहि समास। ये सीधे द्वंद्व का उल्टा होता है। द्वंद्व में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और इसमें दोनों पद प्रधान, सॉरी, द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब 5वां नंबर देखते हैं। हमारा ट्रिक क्या था? बार बार मैं बोल रही हूँ ताकि आपको ट्रिक याद हो जाएगा। देखिए द्वंद्वी अ ब तक, तो द्वंद्वी पढ़ लिए, अ से अव्ययी भाव पढ़ लिए और ब से बहुब्रीहि पढ़ लिए। अब त से क्या होगा हमारा? तत्पुरुष समास। ठीक है, ये देखिए हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष, तत्पुरुष मतलब सज्जन पुरुष। और सज्जन पुरुष में बहुत सारे गुण होते हैं, तभी तो किसी को हम सज्जन पुरुष कह सकते हैं, जिसमें एक से अधिक गुण हो। ठीक है, इसीलिए तत्पुरुष लिखिए। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे जो समास के भेद हैं वो आते हैं, इसलिए मैंने आपको तत्पुरुष मतलब बहुत सारा, इसमें बहुत सारा चीज है, तो इस सबको पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको कारक पहले ही पढ़ा दिया था, क्योंकि इसमें कारक का प्रयोग होगा, है ना। तो चलिए एक बार, कारक आपको पता है कितने प्रकार के कारक होते हैं, किसके कौन से चिन्ह होते हैं? ये पढ़ने से आप उसको एक बार रिकॉल भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष समास में इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद का पद। ठीक है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है तथा इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें कारक
चिन्ह का कारक चिन्ह पढ़ाई थी ना मैं आपको, वो वीडियो देखे होंगे तो याद होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार यहाँ पे वीडियो रोक के एक बार कारक चिन्ह आप देख लीजिए, फिर आगे पढ़िए। ठीक है, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, लोप होता है। जैसे जैसे जेब कतरा, मतलब जेब को कतरा, मतलब जेब काट लिया। ठीक है, जेब कतरा हो गया, ये तो समासिक पद हो गया। और जब इसका विच्छेद करेंगे, विग्रह कर रहे हैं समास का, तो क्या हो गया, इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। जेब को कतरा, और को कौन सा कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, मतलब ये क्या है, कर्म का यहाँ पे लोप हो रहा है। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे नोट पे में और लिख लीजिएगा कि इसमें जो मैं कारक में आपको 8 प्रकार की बताई थी ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, यही था ना। चलिए, तो इसमें क्या होता है, जो पहला होता है कर्ता का कर्ता। ठीक है, तो कर्ता का क्या होता है चिन्ह, ने, और लास्ट वाला क्या होता है, संबोधन। संबोधन, संबोधन कैसे हम लोग किसी को संबोधित करते हैं, हे अरे, यही होता है ना। तो इसका तत्पुरुष समास नहीं बनता है, ये तत्पुरुष समास में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो 8 में से एक और फर्स्ट और लास्ट छोड़ दिए तो कितना बचा, 6 ठो, तो 6 का बनता है। कर्ता छोड़ दिया और संबोधन छोड़ दिया तो क्या बचा, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, ये सब है, इसका बनता है। ठीक है, जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गगनचुंबी, गगनचुंबी। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो इमारत गगनचुंबी है, मतलब गगन को छू रही है। ठीक है, गगन को छू रही है, मतलब आसमान को छूने वाली इमारत है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, को जो हमारा है उसका विलोप हो रहा है, कर्म का जो पहचान होता है, चिन्ह होता है, उसका क्या हो रहा है, विलोप हो रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद से तीसरा हो गया मनचाहा। ये देख लीजिए, गगन को चूमने वाला या छूने वाला, जो भी, दोनों हम बोल सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट हम लोग का क्या हो गया, मनचाहा। मन चाहा मतलब क्या हुआ, मन से चाहा। किसी को मन चाहा नौकरी मिल जाती तो कितनी खुशी होती है ना, क्योंकि वो मन से चाहा होता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, अरे ये मन चाहा नौकरी मिल गई, या फिर मन से चाही हुई नौकरी मिल गई। ठीक है, मन चाहा का क्या होगा, मन से चाहा। क्लियर। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट हो गया रसोई घर। रसोई घर क्या, रसोई के लिए घर। सबको तो हम रसोई घर नहीं बोलते ना, एक जो रसोई के लिए जो घर होता है, किचन इंग्लिश में बोलते हैं, तो हम लोग रसोई घर। ठीक है, ये भी हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, रसोई घर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, गंगा जल। गंगा जल का मतलब क्या होता है, गंगा का जल। ठीक है, यहां पे भी का विलोप हो रहा है। रसोई घर हो गया, गंगा जल हो गया, दीनानाथ हो गया। अब दीनानाथ किसको कहते हैं, भगवान को कहते हैं ना। भगवान तो बहुत सारे लोग भगवान जी लोग हैं, तो जो दीनों के नाथ हैं, जो गरीबों के भगवान, जो गरीबों के मतलब क्या है, नाथ है, दीनों के नाथ है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीनानाथ। तो आप इसको बहुब्रीहि में नहीं लगाइएगा, ये तत्पुरुष है। ठीक है, दीनानाथ, इसका विग्रह करके हम समझ लेंगे। ठीक है, जैसे हो गया आप बीती। आप बीती मतलब आप पर बीती, जो हम पर, जैसे नहीं, ये हम अपनी आप बीती सुना रहे हैं, जो हम पे मतलब आप पर बीती हुई है, ये हम आपको सुना रहे हैं। तो यहाँ पर आप पर बीती, तो पर किसका होता है, अधिकरण में पर, तो यहाँ अधिकरण पर का विलोप हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास।
नेक्स्ट हम लोग का छठा क्या होगा? द्वंद्वी अ ब त क मतलब कर्मधार है, कर्मधार है। तो कर्मधारय समास क्या होते हैं देखिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, उत्तर पद प्रधान होता है। अभी मैं फिर से समझाऊंगी, एक बार देख लीजिए। और पूर्व पद में, और पूर्व पद और छोड़िए, यहाँ पे हो गया पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय उपमान का संबंध होता है, उपमान का संबंध होता है, संबंध होता है। अभी आपको बताऊंगी उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। पहले आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में, दोनों पदों में एक संबंध होता है। और वो भी कैसा संबंध होता है? उपमेय और उपमान का संबंध होता है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, उपमेय उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, तुलना की जाए। उदाहरण से और भी क्लियर हो जाएगा कि जाए, वो क्या होता है? उपमेय। और उपमान क्या होता है? सॉरी, जहाज हो जा रहा है। चलिए, और उपमान क्या हो गया? जैसे उपमेय हो गया कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। मतलब किसी चीज की किसी से तुलना नहीं करते हैं कि उसकी आंख क्या है, हिरनी के जैसे है, तो आंख की तुलना कैसे हम कर दिए? हिरन के जैसे। तो वही है, अभी उदाहरण से बताती हूँ। उपमान पहले देख लीजिए। उपमेय हो गया जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, तुलना की जाए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि कर्मधारय में होता है कि उत्तर पद तो प्रधान होता है, लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। अच्छा, वह उपमेय उपमान का भी होता है, हो सकता है विशेषण और विशेष्य का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे चरण कमल, चरण कमल, ये तो हमारा समासिक पद हो गया, चरण कमल। तो इसमें क्या है? चरण की तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। तो चरण की तुलना किससे की जाती है? तो ये हमारा क्या हो गया? उपमेय। और चरण की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। तो ये हमारा क्या हो गया? उपमान। क्लियर हुआ? चरण हमारा क्या हो गया? उपमेय, और कमल क्या हो गया? उपमान। क्योंकि ये जो चरण है इसकी तुलना की जा रही है किससे? कमल से की जा रही है। तो कमल हमारा क्या हो गया? उपमान हो गया। अच्छा देखिए, जरूरी नहीं कि उपमेय ही पहले आए और उपमान बाद में आए। उपमान भी पहले आ सकता है और उपमेय भी बाद में आ सकता है। जैसे नेक्स्ट उदाहरण हमारा देखिए क्या होता है। चलिए यहीं पे सामने बताती हूँ कि ज्यादा क्लियर होगा। मृग नयन, मृग नयन। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है? नयन की तुलना की जा रही है मृग से। तो जिसकी तुलना की जाए वो क्या हो गया? उपमेय हो गया। तो यहाँ पे उपमेय तो बाद में आ रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको समझना है कि यहाँ पे उपमेय और उपमान आ रहा है तो हमारा वो कर्मधारय होगा। ठीक है, उपमेय और किससे? नयन की तुलना किससे की जा रही है? मृग से। तो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? चलिए एक दो और भी हम लोग उदाहरण देखेंगे ताकि और क्लियर से हम लोग को समझ में आ जाए।
अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, जिससे देखिए चंद्रमुख, चंद्रमुख मतलब उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के जैसा है। तो मुख क्या हो गया, मुख की तुलना हो रही है ना, चंद्रमा की तुलना तो नहीं हो रही है, मुख की तुलना हो रही है चंद्रमा से। तो ये क्या हो गया, उपमेय हो गया, और ये हो गया हमारा उपमान। अब तो हम लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या पढ़ लिए, द्वंद्वी अब तक मतलब सारा समास पढ़ लिए। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, रिवीजन करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़े समास की परिभाषा कि दो पदों के मेल से समास बनता है। क्लियर, दो पदों मतलब दो पद होगा, एक प्रथम पद और एक दूसरा पद, तभी ना दो पद। ऐसे हम लोग ये नहीं बोले कि बहु पदों के मेल से, दो पदों के मेल से। जैसे कि आप लोग को परिभाषा में साफ साफ लिखा है कि दो पदों के मेल से समास बनता है। तो एक प्रथम पद होगा और एक द्वितीय पद होगा। प्रथम पद को हम लोग उत्तर पद भी बोलते हैं, और द्वितीय पद को प्रथम पद को हम लोग पूर्व पद बोलते हैं। प से प्रथम, प से पूर्व, ऐसे भी रिलेट करके। अब हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाए कि पूर्व पद मतलब क्या होता है, द्वितीय पद होता है क्या। तो इससे हम लोग कर लेंगे प से प्रथम पद, प से पूर्व पद। क्लियर, अद्वितीय पद तो जो बचा वो है उत्तर पद। ठीक है, अब कितने प्रकार के होते हैं तो ये हम लोग को समझना। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारा रहा ट्रिक। तो ट्रिक है द्वंद्वी अब तक। कितना आसान है ना, द्वंद्वी अब तक। तो देखिए, द्वंद से द्वंद समास, द्विगु समास, अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से क्रमधार है। तो आप उंगली पे भी करेंगे द्वंद्वी अ ब त क। तो ऐसे भी हम लोग उंगली पे भी काउंट करके बता देंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये भी इजीली। अब द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि द्वंद्व समास में कौन से पद प्रधान होते हैं, पहला दूसरा, पहला और दूसरा, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। तो कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट पढ़े हम लोग द्विगु समास। तो इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो इसमें जब पहला पद का ही सारा काम हो रहा है तो प्रथम पद ही तो इसमें प्रधान होगा। तो इसमें क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे त्रिनेत्र, पंच तत्व, इसमें जो भी होता है जो प्रथम, इसमें प्रथम पद, अभी मैं एक चार्ट बनवा दूंगी जिसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा, किसमें कौन सा पद प्रधान होता है। लेकिन एक बार पहले आप ये समझ लीजिए, उससे ज्यादा जरूरी है ना। तो इसमें द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो संख्या देखते देखते या ट्रिक मार देंगे। अब बेभाव तो और भी आसान है, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय मतलब एक शब्द से हम लोग बहुत शब्द बना ले। जैसे हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि एक प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है। उपसर्ग एक ही होता है, एक शब्द से हम लोग बहुत सारे शब्द बना देंगे। तो इसमें मैक्सिमम उपसर्ग ही आता है। जैसे प्रति क्या है, उपसर्ग है। यथा क्या है, उपसर्ग है। अनु क्या है, उपसर्ग है। आ उपसर्ग है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें ज्यादा उपसर्ग का ही प्रयोग हुआ होता है, वो हमारा अव्ययीभाव हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, बहुब्रीहि। तो इसमें न प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है, ये किसी तीसरे की तरफ इंडिकेट करता है। इसमें मैक्सिमम भगवान लोग का नाम आता है, जैसे गजानन, लंबोदर, वो भी गजानन के लिए प्रयोग होता है। नीलकंठ शंकर जी के लिए प्रयोग होता है। चक्रपाणी विष्णु भगवान के लिए प्रयोग होता है। दशानन रावण के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। अब तत्पुरुष, इसमें क्या होता है, आप इसका जब विग्रह करेंगे तो इसमें कारक चिन्ह का लोप हुआ होता है। ठीक है, तो ये तत्पुरुष हो गया। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीनों के नाथ। मन चाहा, मन से चाहा। तो ये हमारा हो गया तत्पुरुष। अब हो गया हमारा कर्मधार है। तत्पुरुष में भी हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधार है, देखिए इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ये दोनों में क्या होता है, उत्तर पद ही प्रधान होता है। क्लियर। और इसमें उपमा, उपमेय और उपमान का संबंध होता है। ये हमारा हो गया कर्मधार है। तो इतना तो हम लोग को समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छे से देखिए, उसके बाद से आपको क्या लगता है कि इसको लाइक करना चाहिए या डिसलाइक करना चाहिए, पहले आपको वीडियो पूरा देखना है,
फिर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी कुछ इसमें ऐड करना चाहिए और भी अच्छे से बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे यहाँ कुछ कमी रह गई है और मैं उसको और अच्छे से बताऊँगी। ठीक है, चलिए एक और चार्ट बनाते हैं, एक बार और ट्रिक लिखते हैं, ताकि आप लोग बार बार मैं ट्रिक लिख रही हूँ क्योंकि बस इसमें में ही हमारा पूरा समास खत्म। द्वंद्वी अब तक, अब तक। ठीक है, अब हम देखेंगे किसमें किसमें कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, अच्छा द्वंद्व में माता पिता वाला है ना, तो इसमें दोनों होगा, दोनों पद। ठीक है, दोनों बस लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। और द्विगु में संख्यावाची वाला है, तो इसमें प्रथम पद। ठीक है, ये क्या हो गया, अब्रीही, तो इसमें क्या होता है, कोई नहीं, मतलब कोई तीसरा, दोनों, और यहाँ पे क्रॉस, दोनों ही नहीं, सॉरी ये अव्ययी भाव होगा, सॉरी, और से क्या था, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रथम जो उपसर्ग का काम करता है, इसमें प्रथम पद होगा। बहुब्रीही में दोनों ही नहीं, कोई तीसरे की तरफ संकेत करता है। और तत्पुरुष में क्या था, उत्तर पद, मतलब सेकेंड वाला, और कर्मधारय में भी सेकेंड वाला, मतलब उत्तर पद। इसमें उत्तर पद, इसमें उत्तर पद, इसमें तो कोई नहीं, इसमें भी, इसमें प्रथम पद, इसमें भी प्रथम पद, और इसमें दोनों। ठीक है, इसमें दोनों ही नहीं। और जो तत्पुरुष कर्मधारय में सेकंड, और द्विगु और अव्ययी भाव में पहला। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप पहले इसको देख सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।